हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे और ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 9 साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी कि लॉज ऑफ मोशन नाम की चीज़ आखिर है क्या, और एक जनरल सी चीज़ आती है कि एक लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ अ लॉ। लॉ एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन के लॉ पृथ्वी पर ही एप्लीकेबल हैं, ये लॉज पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। मून पर एप्लीकेबल है, वीनस पे एप्लीकेबल है, मार्स पर एप्लीकेबल है। यानी कि एक लॉ वही होता है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किया जा सके, तो उसे हम लॉ बोलते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को अभी आपको लाइक कर देना है और मैं चाहता हूँ कि आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ क्या है? देखिए, न्यूटन का पहला लॉ बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। पहला लॉ बहुत आसान है। देखिए, पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। मान लीजिए ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, ये मारकर मूव कर रहा है तो ये मूव करना चाहता है। कब तक ऐसा रहेगा? ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर ये मारकर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। ये तब तक ही स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगते ही जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को, ये लिख के आना है। एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। इधर उधर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर के फोर्स, और अनबैलेंस यानी कि जो उसके मोशन को चेंज कर सके। अब देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि हर ऑब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, इनके ऊपर हमेशा फोर्स लगता रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हम सबके ऊपर लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से बैलेंस्ड हो जाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ए नाम का एक ब्लॉक है। इसमें यहाँ पर इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, इधर इस साइड, और इस साइड से भी इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है 10 न्यूटन का। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस थी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है। यानी कि ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन आपस में भिड़ेंगे और 0 न्यूटन हो जाएंगे। आई बात समझ में? और ओवरऑल जो ये ऑब्जेक्ट था, अगर ये रेस्ट में है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी होता, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ए ब्लॉक है, समझे इस चीज़ को, ये ए ब्लॉक अपने आराम से मोशन कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे जा रहा था ए, और इसके ऊपर से लगातार 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके नीचे से भी लगातार 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे जा रहा है और उसके ऊपर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे से भी ऊपर की साइड 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्सेज आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये चीज़ तो आपको समझ आई। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक और 100 न्यूटन का फोर्स लग जाता है कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये इसके लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस था, इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन था, चाहे ये रेस्ट में हो चाहे ये मोशन में हो, उसको चेंज कर दे रहा है। इसीलिए इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और एक्सटर्नल यानी कि बाहर का मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स या फिर अलग से जो फोर्स लगेगा उसे हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब ये एज इट इज है, अब मैं इसमें ये वाला फोर्स लगाऊंगा ना बाहर से, जिसका मोशन चेंज कर पा रहा है, जिस फोर्स की वजह से इसका मोशन चेंज हो जा रहा है, उसे हम बोल देंगे बच्चों एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो स्टेट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, और ये तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मेरे पास क्या है, ये मेट्रो कार्ड है, एक सेकेंड, मेरे पास ये मेट्रो कार्ड है। यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा सिर्फ इस मेट्रो कार्ड पर और यही मोशन में आएगा, बाकी जो हमारा ये बोरोप्लस ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देखिए हो गया, यानी कि ये जो था ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करा
और जो हमारे पास ये मेट्रो कार्ड था इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया इसीलिए ये मूव किया, लेकिन हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया तो ये मूव नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ आपको ये लिखना है कि इनर्शिया इज ड्यू टू मास, मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। इनर्शिया मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकती है। एक ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने से रोकती है, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया क्या है कि जितने भी मास वाली ऑब्जेक्ट है, जिस बॉडी के पास भी मास है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो चाहती है कि उसका जो भी अभी मोशन है, करंट जो उसका मोशन है, वो एज इट इज़ रहे, वो चेंज ना हो। इसे हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल ली, जब हम बस में खड़े होते हैं, ऐसे अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे जाते हैं, हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो आगे जाता है, जबकि हमारे पैर जो होते हैं वो वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं है, हमारे पैर ही ज़मीन के कांटेक्ट में है, तो वो तो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन हम आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, लेकिन हम आगे चले गए। कहने का मतलब ये कि हम भी चाहते थे कि हम बस के साथ आगे जाएं, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो इसका एग्जाम्पल कभी और समझाऊंगा, लेकिन जो मैंने अभी आपको मेट्रो कार्ड वाला एग्जाम्पल दिया, इससे भी आप समझ सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को। अब सेकंड पार्ट आप ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, रेट चेंज इन मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है जिसे मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम कब चेंज होगा, मान लीजिए मोमेंटम समझिए पहले, मोमेंटम क्या, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम है। ये चीज़ समझ आ गई, क्लियर हो गई, ये आपको बस याद कर लेना अभी के लिए। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। यानी कि एक फोर्स का हम तभी पता लगा सकते हैं जब वो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर दे। यानी जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितने कम समय में जितना ज़्यादा चेंज होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या, देखिए ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज कैसे लिखते हैं मोमेंटम का, देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मोमेंटम ले लिया फाइनल, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास हमने रखा और फाइनल वेलोसिटी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ही फाइनल मोमेंटम आ गया, और हमारे पास ही इनिशियल मोमेंटम है एम यू। देखो क्या था, मेरी बात ध्यान सुनो, एक ऑब्जेक्ट है एम नाम का, एम मास का, वो पहले दौड़ रहा था यू वेलोसिटी से, और फाइनली उसके ऊपर फोर्स लगी जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वी हो गई। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, यू है, फाइनल वेलोसिटी बच्चों उसकी क्या है, वी है। और ये कितने टाइम में हुआ ये काम, हुआ टी सेकंड्स में। देखो जहाँ मान लीजिए मैं हूँ और मेरे अंदर कुछ मोमेंटम है, मैं चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर मोमेंटम आ गया क्योंकि मेरे बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है। अब मान लीजिए मैंने t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 से स्टार्ट किया और मैं ऐसे चलता गया, और मुझ में किसी ने फोर्स लगा दिया और मैं और तेज़ी से चलने लगा, तो मेरे मोमेंटम बढ़ गया। मेरा मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तभी तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहले मोमेंटम जो था वो क्या हो गया, एम यू, इनिशियल मोमेंटम क्या था एम यू, और फाइनल मोमेंटम बच्चों क्या हो गया, एम वी हो गया, ठीक है, एम वी हो गया। अब यहीं पर हम एक बात करते हैं कि चेंज कैसे निकाला जाता है। चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल को करके। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी है, इनिशियल क्या है, एम यू है, तो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या था, एम वी है, और फाइनल इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू है। आई बात समझे, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, क्या है, रेट चेंज इन मोमेंटम है। अब देखिए एम यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में, एम यहाँ से हमने कॉमन लिया, वी और यू बचा, अंदर गया ब्रैकेट में, और पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा था टी से। और ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये तो आपको आता है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला पूरा चेंज हो चुका है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लेते हैं एक कांस्टेंट, और यहाँ पर हम उस कांस्टेंट को बोल देते हैं के, उसकी वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू यहाँ पर हमेशा होती है 1, के एम ए। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है। 1 कैसे आती है आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, और अभी आपको कोई कोर्स कर नहीं है, 11th क्लास में आप जानिएगा। के एम ए, के का वैल्यू 1 हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस के की कोई यूनिट भी नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे यही कहता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगा है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आपको चेंज करना है तो उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच के जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। मान लो इस v की वैल्यू यहाँ पर 1000 हो जाए और u की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 10,
तो गैप बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में गैप होगा और जितना कम यहाँ पर टाइम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, जितना कम मोमेंटम में चेंज होगा और जितना ज़्यादा टाइम उस मोमेंटम को चेंज होने में लगेगा फोर्स भी उतना कम होगा। अब इसका एग्जांपल ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बात करी जा रही है टाइम की, देखिए, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की। मास तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होता नहीं है। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं इस दीवार पर पंच मारता हूँ, बहुत तेज़ मारता हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ का वजन जो है वो 10 किलोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल है 10 किलोग्राम, ठीक है। देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला mv माइनस mu डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ पर m जो है वो हमारा कितना है बच्चों, 10 है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी, मान लीजिए मैंने उसको पंच मारा, देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। फाइनल मैंने इसको पंच मारा, मेरी वेलोसिटी हो गई 100, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड हो गई 100। इनिशियली कितनी थी, 0, और ये पूरे का पूरा टाइम हुआ, मान लीजिए पंच मारा मैंने सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, कितना, 1 सेकंड के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा अंदर से, ये तो 100 ही रहेगा, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 1000। तो 1000 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया अचानक से, क्योंकि यहाँ पर टाइम 1 सेकंड था और जो डिफरेंस था हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सेम हाथ है मेरा 10 किलो का और मैं यहाँ पर पंच मारता हूँ, और इस बार जो मेरी फाइनल वेलोसिटी थी, जो यहाँ पर मैं बहुत धीरे धीरे पंच मार रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, मान लीजिए मेरी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की थी और इनिशियल वेलोसिटी फिर से मान लीजिए 0 होगी, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करके चल रहा हूँ। और टाइम इसमें जो लगा, देखो मैं धीरे धीरे पंच मारूंगा तो टाइम बच्चों बहुत धीरे लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम यहाँ पर मान लो बच्चों लग गया है 20 सेकंड। अब कितना फोर्स होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 2, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, 10 इंटू 2 कितना हो गया, अंदर 20 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे का जो 20 था, इससे कितना आ गया, 1 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने जितना ज़्यादा टाइम लिया और जितना कम वेलोसिटी में चेंज आया बच्चों, तो हम कहेंगे ना कि यार ये तो बहुत कम फोर्स है। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी एक्सेलरेशन, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये भी सिंपल सी बात है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है, ये हमसे कहता है फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि जैसे मैं इस दीवार पे घूसा मार रहा हूँ, पंच मार रहा हूँ इस दीवार पे, तो जितना फोर्स मैंने इस दीवार पे लगाया इस डायरेक्शन में, इसने भी उतना ही अपोजिट फोर्स लगाया, उतना ही मतलब इक्वल फोर्स लगाया बट अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मैं किसी को पुश करता हूँ यहाँ पर 100 न्यूटन से, तो जिस चीज़ को मैंने पुश किया है कॉन्टैक्ट फोर्स के थ्रू टच करके, वो भी मेरे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब मैं कर रहा हूँ एक्शन, तो मेरे फोर्स का नाम हो गया फोर्स ऑफ एक्शन, और जो मुझे वापस रिटर्न में मिल रहा है वो मुझे मिलेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान या फिर माइनस का साइन होता है। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बोट है, और बोट जो है, मैं बोट पे खड़ा हूँ, ऐसे उसके कोने पे खड़ा हूँ, उसके जो होता है ना बोट का, वो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं यहाँ पर फेंकता हूँ कोई पत्थर। तो जैसे पत्थर फेंकूंगा, कुछ भारी सा फेंकूंगा, तो उस पत्थर की डायरेक्शन होगी सामने और मैं खिसकूंगा पीछे, यानी कि बोट अपने आप चलने लगेगी। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आया, फर्स्ट समझ आया, सेकंड आया। कोई यहाँ पर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे आपका सजेशन जानना है, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते, बहुत कम बच्चे हमें देखते हैं। तो जिस बच्चे ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है वो मुझे कमेंट में बताएगा, यस सर मैंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मैं उसको एक हार्ट ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।